चैप्टर 24। वोट करें। वो खुश नहीं था, ये बात उसके चेहरे पर आसानी से पढ़ी जा सकती थी। लेकिन बिना किसी और बहस के उसने मुझे अपनी बाहों में ले लिया और मेरी खिड़की से छलांग लगाकर नीचे उतरा, बिना किसी झटके के, एक बिल्ली की तरह। यह मेरी कल्पना से थोड़ा ज्यादा नीचे था। ठीक है, उसने कहा, उसकी आवाज अस्वीकृति से उबल रही थी। आप ऊपर जाएं। उसने मुझे अपनी पीठ पर लिटाया और दौड़ना शुरू कर दिया। इतने समय बाद भी ये सब सामान्य लग रहा था, आसान। जाहिर है ये कुछ ऐसा था जिसे आप कभी नहीं भूल सकते, जैसे साइकिल चलाना। जब वह जंगल में भाग रहा था तो वहाँ बहुत शांति और अंधेरा था। उसकी सांसें धीमी और इतनी गहरी थीं कि हमारे पीछे से उड़ते हुए पेड़ लगभग अदृश्य हो रहे थे, और केवल मेरे चेहरे पर हवा का झोंका ही सचमुच मुझे कुछ महसूस करा रहा था। हमारी गति का पता चल गया। हवा नम थी, यह मेरी आंखों को उस तरह नहीं जला रही थी जैसे बड़े चौक में हवा जला रही थी, और यह सुकून देने वाला था। रात भी वैसी ही थी, उस भयावह चमक के बाद। बचपन में जिस मोटी रजाई के नीचे मैं खेला करता था, उसी तरह अंधेरा जाना पहचाना और सुरक्षा देने वाला लगा। मुझे याद आया कि इस तरह जंगल में दौड़ना मुझे डराता था, कि मुझे अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थीं। अब मुझे यह एक मूर्खतापूर्ण प्रतिक्रिया लग रही थी। मैंने अपनी आंखें चौड़ी रखीं, मेरी थोड़ी उसके कंधे पर टिकी हुई थी, मेरा गाल उसकी गर्दन से सटा हुआ था। गति उत्साहजनक थी, मोटरसाइकिल से 100 गुना बेहतर। मैंने अपना चेहरा उसकी ओर घुमाया और अपने होंठ उसकी गर्दन की ठंडी पत्थर जैसी त्वचा पर दबा दिए। धन्यवाद, उसने कहा, जब पेड़ों की अस्पष्ट, काली आकृतियां हमारे पास से गुजरीं। क्या इसका मतलब है कि आपने तय कर लिया है कि आप जाग चुके हैं? मैं हंसा। आवाज सहज, स्वाभाविक, सहज थी। ये सही लग रहा था। वास्तव में नहीं, और भी, किसी भी तरह से, मैं जागने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आज रात नहीं, मैं किसी तरह आपका विश्वास वापस जीत लूंगा, उसने अपने आप से ही कहा। अगर यह मेरा आखिरी काम है। मुझे तुम पर भरोसा है, मैंने उसे आश्वस्त किया। मुझे मुझ पर भरोसा नहीं है। कृपया इसे समझाएं। वह धीरे धीरे चलने लगा था। मैं सिर्फ इसलिए बता सकता था क्योंकि हवा थम गई थी और मुझे अंदाजा था कि हम घर से ज्यादा दूर नहीं थे। असल में, मुझे लगा कि मैं अंधेरे में कहीं पास ही बहती नदी की आवाज सुन सकता हूँ। ठीक है, मैं इसे सही तरीके से कहने के लिए संघर्ष कर रहा था। मुझे खुद पर भरोसा नहीं है कि मैं काफी हूँ, तुम्हारे लायक हूँ। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हें पकड़ सके। वह रुका और मुझे अपनी पीठ से खींचने के लिए आगे बढ़ा। उसके कोमल हाथों ने मुझे नहीं छोड़ा। जब उसने मुझे फिर से अपने पैरों पर खड़ा कर दिया, तो उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर कस लीं और मुझे अपनी छाती से लगा लिया। तुम्हारी पकड़ स्थायी और अटूट है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। इस पर कभी संदेह मत करना। लेकिन मैं कैसे नहीं कर सकता? तुमने मुझे कभी नहीं बताया। वह बुदबुदाया। क्या आपकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? मैं तुम्हें एक अनुमान देता हूँ। मैंने आह भरी और अपनी तर्जनी से उसकी नाक की नोक को छूने के लिए आगे बढ़ा। उसने सिर हिलाया। मैं वोल्टुरी से भी बदतर हूँ, उसने गंभीरता से कहा। मुझे लगता है कि मैंने ये सब कमाया है। मैंने आंखें घुमाईं। वोल्टुरी सबसे बुरा काम तो यही कर सकता है कि मुझे मार डाले। वह तनाव भरी निगाहों से इंतजार कर रहा था। तुम मुझे छोड़ सकते हो, मैंने समझाया। वोल्टुरी, विक्टोरिया, वे उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हैं। अंधेरे में भी, मैं उसके चेहरे पर पीड़ा को देख सकता था। यह मुझे जेन की यातनापूर्ण निगाहों के नीचे उसके भाव की याद दिलाता था। मुझे बीमार महसूस हुआ और सच बोलने पर पछतावा हुआ। मत करो, मैंने उसके चेहरे को छूते हुए फुसफुसाते हुए कहा। दुखी मत हो, उसने अपने मुंह का एक कोना आधे मन से ऊपर उठाया, लेकिन भाव उसकी आंखों को नहीं छू पाया। अगर कोई ऐसा तरीका होता जिससे तुम्हें ये दिखाया जा सके कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मुझे लगता है कि समय ही तुम्हें समझाने का तरीका होगा। मुझे समय का विचार पसंद आया। ठीक है, मैंने सहमति जताई। उसका चेहरा अभी भी पीड़ा से भरा हुआ था। मैंने उसे महत्वहीन बातों से विचलित करने की कोशिश की।
चूंकि आप यहीं रह रहे हैं, क्या मैं अपना सामान वापस ले सकता हूँ? मैंने अपनी आवाज़ को यथासंभव हल्का बनाते हुए पूछा। मेरी कोशिश कुछ हद तक कामयाब रही। वो हंसा, लेकिन उसकी आंखों में दुख बरकरार था। तुम्हारी चीजें कभी नहीं गईं, उसने मुझसे कहा। मुझे पता था कि यह गलत था, क्योंकि मैंने तुम्हें बिना याद दिलाए शांति का वादा किया था। ये बेवकूफ़ी और बचकाना था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपना कुछ छोड़ना चाहता था। सीडी, तस्वीरें, टिकटें, वे सब तुम्हारे फर्श के नीचे हैं। वास्तव में, उसने सिर हिलाया। इस छोटी सी बात पर मेरी स्पष्ट खुशी से वह थोड़ा खुश हुआ। यह उसके चेहरे के दर्द को पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे लगता है, मैंने धीरे से कहा, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन मुझे आश्चर्य है। मुझे लगता है कि शायद मैं ये सब पहले से ही जानता था। तुम क्या जानते हो? मैं केवल उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को दूर करना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैंने शब्द बोले, वे मेरी अपेक्षा से कहीं अधिक सत्य प्रतीत हुए। मेरे अंदर का कोई हिस्सा, शायद मेरा अवचेतन मन, कभी भी यह विश्वास करना बंद नहीं करता था कि तुम्हें अब भी परवाह है कि मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। शायद इसीलिए मुझे वे आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। एक पल के लिए गहरी खामोशी छा गई। आवाज़ें, उसने स्पष्ट शब्दों में पूछा। ठीक है, सिर्फ एक आवाज़। तुम्हारी। यह एक लंबी कहानी है। उसके चेहरे पर चिंता भरी नज़र देखकर मुझे लगा कि काश मैंने यह बात न उठाई होती। क्या वह भी मुझे पागल समझेगा, बाकी सब की तरह? क्या बाकी सब इस बारे में सही थे? लेकिन कम से कम वह भाव जो उसे ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे कोई जला रहा हो, फीका पड़ गया। मेरे पास समय है। उसकी आवाज़ अस्वाभाविक रूप से समतल थी। ये बहुत दयनीय है। उसने इंतजार किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे समझाऊं। क्या तुम्हें याद है कि एलिस ने चरम खेलों के बारे में क्या कहा था? उन्होंने बिना किसी उच्चारण या जोर के ये शब्द कहे, तुम मजे के लिए चट्टान से कूद गए। हाँ, ठीक है। और उससे पहले, मोटरसाइकिल के साथ। मोटरसाइकिल? उसने पूछा। मैं उसकी आवाज़ को इतनी अच्छी तरह पहचान गया कि मैं शांति के पीछे कुछ पकता हुआ सुन सका। मुझे लगता है कि मैंने एलिस को उस भाग के बारे में नहीं बताया। नहीं, ठीक है, उस बारे में। देखो, मैंने पाया कि जब मैं कुछ खतरनाक या बेवकूफ़ी कर रहा था, मैं तुम्हें और अधिक स्पष्ट रूप से याद कर सकता था। मैंने कबूल किया, पूरी तरह से मानसिक रूप से। मुझे याद है कि जब तुम गुस्से में थे तो तुम्हारी आवाज़ कैसी थी। मैं इसे सुन सकता था, जैसे तुम मेरे बगल में खड़े थे। ज़्यादातर मैंने तुम्हारे बारे में न सोचने की कोशिश की, लेकिन इससे इतना दुख नहीं हुआ। ऐसा लगा जैसे तुम फिर से मेरी रक्षा कर रहे थे, जैसे तुम नहीं चाहते थे कि मुझे दुख पहुँचे। और मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं तुम्हें इतना स्पष्ट सुन पा रहा था, क्योंकि इसके पीछे कुछ छिपा था। मुझे हमेशा से पता था कि तुमने मुझसे प्यार करना बंद नहीं किया है। फिर से, जब मैं बोल रहा था, तो मेरे शब्दों में दृढ़ विश्वास की भावना थी। सही होने की भावना। मेरे अंदर किसी गहरे स्थान ने सत्य को पहचान लिया था। उसके शब्द आधे गले हुए निकले। तुम अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। सुनने के लिए। शशिश, मैंने उसे बीच में टोका। एक मिनट रुको। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ कोई आभास हो रहा है। मुझे पोर्ट एंजल्स की उस रात की याद आई जब मुझे पहली बार भ्रम हुआ था। मेरे पास दो विकल्प थे, पागलपन या इच्छा पूर्ति। मुझे कोई तीसरा विकल्प नहीं दिखा। पर क्या होगा अगर आप ईमानदारी से मानते हैं कि कुछ सच है, लेकिन आप पूरी तरह से गलत हैं? क्या होगा अगर आप इस बात पर इतने अड़े रहें कि आप सही हैं, कि आप सच पर विचार भी नहीं करेंगे? क्या सच को चुप करा दिया जाएगा, या वह सामने आने की कोशिश करेगा? विकल्प 3, एडवर्ड मुझसे प्यार करता था। हमारे बीच जो बंधन बना था, वह ऐसा नहीं था जिसे अनुपस्थिति, दूरी या समय से तोड़ा जा सके। और चाहे वह मुझसे कितना भी खास या सुंदर या प्रतिभाशाली या परिपूर्ण क्यों न हो, वह उतना ही अपरिवर्तनीय रूप से बदल गया था जितना कि मैं था। जैसे मैं हमेशा उसकी हूँ, वैसे ही वह हमेशा मेरा रहेगा। क्या यही वह बात थी जो मैं अपने आप से कहने की कोशिश कर रहा था?
ओह बेला, ओह ठीक है, मैं समझ गया, आपका एपिफानी, उसने पूछा। उसकी आवाज असमान और तनावपूर्ण थी। तुम मुझसे प्यार करते हो? मैंने आश्चर्य से कहा। दृढ़ विश्वास और दृढ़ता की भावना फिर से मेरे अंदर भर गई। हालांकि उसकी आंखें अभी भी चिंतित थीं, लेकिन उसके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान उभर आई जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। सच में, मैं करता हूँ। मेरा दिल इतना फूल गया कि मानो मेरी पसलियों से होकर फट जाएगा। यह मेरे सीने में भर गया और मेरा गला जाम हो गया जिससे मैं बोल नहीं पा रहा था। वह वास्तव में मुझे उसी तरह चाहता था जिस तरह मैं उसे हमेशा से चाहती थी। ये केवल मेरी आत्मा के लिए डर था, उन मानवीय चीजों के लिए जो वह मुझसे नहीं लेना चाहता था, जिसने उसे मुझे नश्वर छोड़ने के लिए इतना बेताब कर दिया। इस डर की तुलना में कि वह मुझे नहीं चाहता था, मेरी आत्मा के लिए यह बाधा लगभग महत्वहीन लगती थी। उसने मेरे चेहरे को अपने ठंडे हाथों में कसकर पकड़ लिया और मुझे तब तक चूमा जब तक कि मुझे चक्कर नहीं आने लगा, मानो जंगल घूम रहा हो। फिर उसने अपना माथा मेरे माथे पर टिका दिया और मैं अकेली नहीं थी जिसकी सांसें सामान्य से ज्यादा तेज चल रही थीं। उन्होंने मुझसे कहा, आप जानते हैं कि आप मुझसे बेहतर थे। किसमें बेहतर? जीवित रहना। कम से कम तुमने प्रयास तो किया। तुम सुबह उठे, चाली के लिए सामान्य रहने की कोशिश की, अपने जीवन के पैटर्न का पालन किया। जब मैं सक्रिय रूप से ट्रैकिंग नहीं कर रहा था, तो मैं पूरी तरह से बेकार था। मैं अपने परिवार के साथ नहीं रह सकता था, मैं किसी के साथ नहीं रह सकता था। मुझे ये स्वीकार करने में शर्म आती है कि मैं कमोबेश एक गेंद की तरह सिमट गया और दुख को अपने ऊपर हावी होने दिया। वह मुस्कुराया, शर्मिंदगी से। यह आवाज़ें सुनने से कहीं ज्यादा दयनीय था। और जाहिर है, तुम जानते हो कि मैं भी ऐसा करता हूँ। मुझे इस बात से बहुत राहत मिली कि वो वास्तव में समझ गया था और मुझे इस बात से तसल्ली मिली कि यह सब समझ में आ गया। उसे, किसी भी हालत में, वो मुझे ऐसे नहीं देख रहा था जैसे मैं पागल हूँ। वो मुझे ऐसे देख रहा था जैसे वो मुझसे प्यार करता हो। मैंने केवल एक ही आवाज़ सुनी, मैंने उसे सुधारा। वह हंसा और फिर मुझे अपनी दाहिनी ओर कसकर खींच लिया और आगे ले जाने लगा। मैं बस आपको ये कहकर खुश कर रहा हूँ। उसने हमारे सामने अंधेरे की ओर हाथ से इशारा किया, जब हम चल रहे थे। मुझे एहसास हुआ कि घर में कुछ पीला और विशाल था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे क्या कहते हैं। इसका असर अब उन पर भी पड़ रहा है। उसने उदासीनता से कंधे उचकाए। वो मुझे खुले सामने के दरवाजे से अंधेरे घर में ले गया और लाइटें जला दी। कमरा वैसा ही था जैसा मैंने याद किया था, पियानो और सफ़ेद सोफे और पीली, बड़ी सीढ़ियाँ। कोई धूल नहीं, कोई सफ़ेद चादर नहीं। एडवर्ड ने उन नामों को उतनी ही आवाज़ में पुकारा जितना मैं आम बातचीत में बोलती हूँ। कार्लिसल, एस्मे, रोज़ली, एमिट, जेस्पर, एलिस। वे सुन लेते थे। कार्लिसले अचानक मेरे पास खड़ा था, जैसे कि वह हमेशा से वहाँ था। वापस स्वागत है, बेला। वह मुस्कुराया। आज सुबह हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है, समय की वजह से, ये पूरी तरह से सामाजिक मुलाकात नहीं है। मैंने सिर हिलाया। अगर ठीक हो तो मैं एक साथ सभी से बात करना चाहूँगा। किसी महत्वपूर्ण विषय पर। मैं एडवर्ड के चेहरे पर नज़र डाले बिना नहीं रह सका। उसकी अभिव्यक्ति आलोचनात्मक थी, लेकिन शांत थी। जब मैंने कार्लिसले की ओर देखा, तो वो भी एडवर्ड की ओर देख रहा था। बेशक, कार्लिसले ने कहा, क्यों न हम दूसरे कमरे में बात करें। कार्लिसले ने चमकीले लिविंग रूम से होते हुए कोने से डाइनिंग रूम तक का रास्ता बनाया, जाते समय लाइटें जलाईं। दीवारें सफ़ेद थीं, छतें ऊंची थीं, लिविंग रूम की तरह। कमरे के बीच में, नीचे लटके झूमर के नीचे, एक बड़ी, पॉलिश की हुई अंडाकार मेज थी जिसके चारों ओर 8 कुर्सियां थीं। कार्लिसले ने मेरे लिए सिरहाने एक कुर्सी बढ़ाई। मैंने पहले कभी कल्लन परिवार को डाइनिंग रूम की मेज़ का इस्तेमाल करते नहीं देखा था, ये सिर्फ एक सहारा था। वे घर में खाना नहीं खाते थे। जैसे ही मैं कुर्सी पर बैठने के लिए मुड़ा, मैंने देखा कि हम अकेले नहीं थे। एस्मे एडवर्ड के पीछे चली गई थी और उसके पीछे परिवार के बाकी लोग भी आ गए थे।
कार्लिसले मेरे दाईं ओर बैठ गए और एडवर्ड मेरे बाईं ओर। बाकी सभी चुपचाप अपनी सीटों पर बैठ गए। एलिस मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, उसे पहले से ही साजिश का पता था। एम्मेट और जैस्पर उत्सुक दिख रहे थे और रोसेली ने मेरी तरफ संकोच से मुस्कुराया। मेरी जवाबी मुस्कुराहट भी उतनी ही डरपोक थी। इसकी आदत डालने में थोड़ा समय लगने वाला था। कार्लिसलेन ने मेरी ओर इशारा करते हुए कहा, मंच अब आपका है। मैंने निगल लिया। उनकी घूरती आंखों ने मुझे घबरा दिया। एडवर्ड ने मेरा हाथ टेबल के नीचे ले लिया। मैंने उसकी तरफ देखा, लेकिन वह दूसरों को देख रहा था। उसकी किस्मत अचानक भयंकर हो गई। ठीक है, मैंने रुककर कहा। मुझे उम्मीद है कि एलिस ने आपको वोल्टेरा में हुई हर बात बता दी होगी। सब कुछ, एलिस ने मुझे आश्वासन दिया। मैंने उसकी ओर एक अर्थपूर्ण नज़र डाली और रास्ते में वह भी। उसने सिर हिलाया। अच्छा, मैंने राहत की सांस ली। तो फिर हम सब एक ही पृष्ठ पर हैं। जब तक मैं अपने विचारों को व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहा था, वे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते रहे। तो मेरे सामने एक समस्या है, मैंने शुरू किया। एलिस ने वोल्टुरी से वादा किया था कि मैं आप में से एक बन जाऊंगा। वे जांच के लिए किसी को भेजने वाले हैं और मुझे यकीन है कि यह एक बुरी बात है, ऐसी चीज जिससे बचना चाहिए। और इसलिए अब इसमें आप सभी शामिल हैं। मुझे इसके लिए खेद है। मैंने उनके हर एक खूबसूरत चेहरे को देखा, सबसे खूबसूरत चेहरे को आखिर में बचाकर रखा। एडवर्ड का मुंह एक अजीब सी मुस्कान में बदल गया। लेकिन अगर तुम मुझे नहीं चाहते, तो मैं खुद को तुम पर जबरदस्ती नहीं करने वाला, चाहे एलिस राजी हो या नहीं। एस्मे ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन मैंने उसे रोकने के लिए अपनी एक उंगली उठा दी। कृपया मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आप सभी जानते हैं कि मैं क्या चाहता हूँ, और मुझे यकीन है कि आप एडवर्ड के बारे में भी जानते होंगे। मुझे लगता है कि निर्णय लेने का एकमात्र उचित तरीका यह है कि सभी को वोट करने का अधिकार हो। अगर आप तय करते हैं कि आप मुझे नहीं चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अकेले ही वापस चला जाऊंगा। मैं उन्हें यहाँ नहीं आने दे सकता। ये सोचते ही मेरा माथा सिकुड़ गया। एडवर्ड के सीने में हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज़ आई। मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मैं किसी भी तरह से आप में से किसी को भी खतरे में नहीं डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पिशाच बनने के मुद्दे पर हाँ या ना में मतदान करें। मैंने आखिरी शब्द पर आधा मुस्कुराया और कार्लिसले की ओर इशारा करके बात शुरू करने को कहा। बस एक मिनट, एडवर्ड ने बीच में टोकते हुए कहा। मैंने उसे सिकुड़ी हुई आंखों से घूरा। उसने मेरी तरफ अपनी भौहें उठाई और मेरा हाथ दबा दिया। मतदान से पहले मुझे कुछ कहना है। एक कहावत में बेला जिस खतरे की बात कर रही है, उसके बारे में उन्होंने आगे कहा। मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। उसके चेहरे पर और भी जोश आ गया। उसने अपना खाली हाथ चमकती हुई मेज पर रखा और आगे की ओर झुका। देखिए, उन्होंने बोलते समय टेबल के चारों ओर देखते हुए समझाया, एक से ज्यादा कारण थे कि मैं आरो से हाथ क्यों नहीं मिलाना चाहता था। कुछ ऐसा था जिसके बारे में उन्होंने नहीं सोचा था और मैं उन्हें फिल्म में नहीं दिखाना चाहता था। वह मुस्कुराया। कौन सा था? एलिस ने पूछा। मुझे यकीन था कि मेरी अभिव्यक्ति भी उसकी तरह ही संदेहपूर्ण थी। वोल्टुरी अति आत्मविश्वासी हैं और इसका एक अच्छा कारण भी है। जब वे किसी को ढूंढने का फैसला करते हैं, तो यह वास्तव में कोई समस्या नहीं होती। क्या तुम्हें डेमेट्री याद है? उसने मेरी ओर देखा। मैं कांप उठी। उसने इसे हाँ के रूप में लिया। वह लोगों को ढूंढ लेता है, यही उसकी प्रतिभा है, इसीलिए लोग उसे अपने पास रखते हैं। अब जब भी हम उनमें से किसी के साथ होते थे, मैं उनके दिमाग से ऐसी कोई भी चीज़ निकालता था जो हमें बचा सकती थी, और जितना संभव हो सके उतनी जानकारी जुटाता था। इसलिए मैंने देखा कि डेमेट्री की प्रतिभा कैसे काम करती है। वो एक ट्रैकर है जो जारेस से 1000 गुना ज्यादा प्रतिभाशाली है। उसकी क्षमता मेरे काम या एरो के काम से काफी हद तक जुड़ी हुई है। वह स्वाद को पकड़ लेता है। मैं नहीं जानता कि इसे कैसे वर्णित किया जाए। किसी के दिमाग की भावना, और फिर वह उसका अनुसरण करता है।
ये बहुत दूर तक काम करता है, लेकिन एरो के छोटे प्रयोगों के बाद। खैर, एडवर्ड ने कंधे उचका दिए। तुम्हें लगता है कि वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगा? मैंने साफ शब्दों में कहा। वह आत्मसंतुष्ट था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है। वह पूरी तरह से उस दूसरी इंद्रिय पर निर्भर है। जब ये तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा तो वे सभी अंधे हो जाएंगे। और इससे क्या हल होगा? बिल्कुल स्पष्ट है, एलिस को पता चल जाएगा कि वे कब मिलने की योजना बना रहे हैं, और मैं तुम्हें छिपा दूंगा। वे असहाय हो जाएंगे, उसने भयंकर आनंद के साथ कहा। ये घास के ढेर में तिनके का टुकड़ा खोजने जैसा होगा। उन्होंने और एम्मेट ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वे तुम्हें ढूंढ सकते हैं, मैंने उसे याद दिलाया। और मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। एम्मेट हंसा और मेज के पार अपने भाई की ओर हाथ बढ़ाकर मुट्ठी बढ़ा दी। बहुत बढ़िया योजना है भाई, उन्होंने उत्साह से कहा। एडवर्ड ने एम्मेट की मुट्ठी पर तमाचा मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। नहीं, रोसेली ने फुसफुसाकर कहा। बिल्कुल नहीं, मैंने सहमति जताई। बहुत बढ़िया, जैस्पर की आवाज़ प्रशंसापूर्ण थी। बेवकूफ़, एलिस बुदबुदाया। एस्मे बस एडवर्ड को घूरती रही। मैं अपनी कुर्सी पर सीधा खड़ा हो गया और ध्यान केंद्रित करने लगा। यह मेरी मीटिंग थी, ठीक है, तो फिर एडवर्ड ने आपके लिए विचार करने के लिए एक विकल्प पेश किया है, मैंने शांत भाव से कहा। चलो वोट करते हैं। मैंने इस बार एडवर्ड की ओर देखा, उसकी राय को नज़रअंदाज करना बेहतर होगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे परिवार में शामिल हो जाऊं? उसकी आंखें पत्थर की तरह सख्त और काली थीं। ऐसे नहीं, तुम इंसान बने रहो। मैंने एक बार सिर हिलाया, अपना चेहरा व्यावसायिक ढंग से रखते हुए, और फिर आगे बढ़ गया। एलिस, हाँ। जैस्पर, हाँ, उन्होंने गंभीर स्वर में कहा। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं उनके वोट के बारे में बिल्कुल भी निश्चित नहीं था, लेकिन मैंने अपनी प्रतिक्रिया दबा ली और आगे बढ़ गया। रोज़ली, वह झिझकी और अपने भरे हुए निचले होंठ को काटते हुए बोली, नहीं। मैंने अपना चेहरा शून्य रखा और आगे बढ़ने के लिए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, लेकिन उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेलियां आगे की ओर थीं। मुझे समझाने दो, उसने विनती की। मेरा मतलब यह नहीं है कि एक बहन के तौर पर मुझे तुमसे कोई नफरत है। ये सिर्फ इतना है कि ये वह जीवन नहीं है जिसे मैं अपने लिए चुनता। काश कोई होता जो मेरे लिए नहीं वोट देता। मैंने धीरे से सिर हिलाया और फिर एम्मेट की ओर मुड़ा। हाँ, बिल्कुल, वह मुस्कुराया। हम इस डेमेट्री से लड़ने का कोई और तरीका ढूंढ सकते हैं। मैं अभी भी यह सोचकर मुंह बना रहा था कि तभी मैंने एस्मे की ओर देखा। हाँ, बिल्कुल, बेला। मैं पहले से ही तुम्हें अपने परिवार का हिस्सा मानता हूँ। धन्यवाद, एस्मे, मैंने कार्लिसले की ओर मुड़ते हुए कहा। मैं अचानक घबरा गया, काश मैंने पहले उसका वोट मांगा होता। मुझे यकीन था कि यह वह वोट था जो सबसे ज्यादा मायने रखता था, वह वोट जो किसी भी बहुमत से ज्यादा मायने रखता था। कार्लिसले मेरी ओर नहीं देख रहा था। एडवर्ड, उन्होंने कहा। नहीं, एडवर्ड ने गुर्राते हुए कहा। उसका जबड़ा कस गया था, उसके होंठ दांतों से पीछे मुड़े हुए थे। यही एकमात्र तरीका है जो समझ में आता है, कार्लिसले ने जोर देकर कहा। आपने उसके बिना नहीं रहने का फैसला किया है, और इससे मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचता। एडवर्ड ने मेरा हाथ छोड़ दिया और टेबल से दूर हट गया। वह दबी हुई आवाज में गुर्राते हुए कमरे से बाहर चला गया। मुझे लगता है कि आप मेरा वोट जानते हैं। कार्लिसले ने आह भरी। मैं अभी भी एडवर्ड को घूर रहा था। धन्यवाद, मैंने बुदबुदाया। दूसरे कमरे से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। मैं झेप गया और जल्दी से बोला, मुझे बस इतना ही चाहिए था। शुक्रिया, मुझे अपने पास रखने के लिए। मैं भी आप सबके बारे में बिल्कुल ऐसा ही महसूस करता हूँ। अंत में मेरी आवाज़ भावनाओं से भर गई थी। एस्मे एक झटके में मेरे पास आ गई, उसकी ठंडी बाहें मुझे घेरे हुए थीं। प्यारी बेला, उसने सांस लेते हुए कहा। मैंने उसे गले लगाया। अपनी आंख के कोने से मैंने देखा कि रोज़ली टेबल की तरफ देख रही थी, और मुझे एहसास हुआ कि मेरे शब्दों का दो तरह से मतलब निकाला जा सकता है। ठीक है,
एलिस, मैंने कहा जब एस्मे ने मुझे छोड़ा। तुम ये काम कहाँ करना चाहती हो? एलिस मेरी ओर घूर रही थी, उसकी आंखें भय से फैल रही थीं। नहीं, नहीं, नहीं। एडवर्ड दहाड़ते हुए कमरे में वापस आ गया। मैं पलक झपकाने से पहले ही वो मेरे सामने आ गया, मेरे ऊपर झुक गया, उसका चेहरा गुस्से से मुड़ गया। क्या तुम पागल हो? वह चिल्लाया। क्या तुम पूरी तरह से पागल हो गए हो? मैं अपने कानों पर हाथ रखकर सिकुड़ गया। बेला, एलिस ने चिंतित स्वर में कहा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। मुझे तैयारी करनी होगी। तुमने वादा किया था। मैंने एडवर्ड की बांह के नीचे घूरते हुए उसे याद दिलाया। मुझे पता है, लेकिन सचमुच, बेला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे न मारूं। तुम ये कर सकते हो, मैंने प्रोत्साहित किया। मुझे तुम पर भरोसा है। एडवर्ड क्रोध में गुर्राया। एलिस ने घबराते हुए अपना सिर जल्दी से हिलाया। कार्लिसल, मैंने उसकी ओर देखा। एडवर्ड ने मेरा चेहरा अपने हाथ से पकड़ लिया, जिससे मैं उसकी ओर देखने को मजबूर हो गया। उसका दूसरा हाथ बाहर था, हथेली कार्लिसले की ओर थी। कार्लिस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मैं ये करने में सक्षम हूँ, उसने मेरे प्रश्न का उत्तर दिया। मैं चाहता था कि मैं उसकी अभिव्यक्ति देख पाता। तुम्हें मेरे नियंत्रण खोने का कोई खतरा नहीं होगा। अच्छा लगता है। मुझे उम्मीद थी कि वह समझ सकेगा। एडवर्ड ने जिस तरह से मेरा जबड़ा पकड़ रखा था, उससे स्पष्ट रूप से बात करना मुश्किल था। रुको, एडवर्ड ने अपने दांतों के बीच कहा। अभी ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसा न होने का कोई कारण नहीं है, मैंने कहा, शब्द विकृत होकर निकल रहे थे। मैं कुछ के बारे में सोच सकता हूँ। बेशक तुम ऐसा कर सकते हो, मैंने कड़वाहट से कहा। अब मुझे छोड़ दो। उसने मेरा चेहरा छुड़ाया और अपनी बाहें अपनी छाती पर रख लीं। करीब 2 घंटे में चार्ली तुम्हें ढूंढने यहाँ आएगा। मैं नहीं मानूंगा कि वो पुलिस को शामिल कर ले। वे तीनों। लेकिन मैंने भौहें सिकोड़ लीं। ये हमेशा सबसे कठिन हिस्सा था। चार्ली, रेनी, अब जेकब भी। जिन लोगों को मैं खो दूंगा। मैं चाहता था कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे सिर्फ मैं ही पीड़ित होऊं, लेकिन मैं जानता था कि यह असंभव है। साथ ही, मैं इंसान बनकर उन्हें और भी ज्यादा चोट पहुंचा रहा था। अपनी नज़दीकियों के जरिए चार्ली को लगातार खतरे में डाल रहा था। जैक को और भी ज्यादा खतरे में डाल रहा था, क्योंकि वह उस जमीन पर अपने दुश्मनों को खींच रहा था जिसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य था। और रेनी, मैं अपनी माँ से मिलने का जोखिम भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि मुझे डर था कि मैं अपनी घातक समस्याओं को अपने साथ ले जाऊंगा। मैं खतरों का चुंबक था। मैंने अपने बारे में यह बात स्वीकार कर ली थी। इसे स्वीकार करते हुए, मुझे पता था कि मुझे खुद की देखभाल करने और अपने प्रियजनों की रक्षा करने में सक्षम होने की आवश्यकता है, भले ही इसका मतलब ये हो कि मैं उनके साथ नहीं रह पाऊंगी। मुझे मजबूत होने की आवश्यकता थी। अदृश्य बने रहने के हित में, एडवर्ड ने कहा, अभी भी अपने दांत पीसते हुए, लेकिन अब कार्लिसले की ओर देखते हुए, मेरा सुझाव है कि हम इस बातचीत को स्थगित कर दें, कम से कम तब तक जब तक बेला हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती और चार्ली के घर से बाहर नहीं निकल जाती। यह एक उचित अनुरोध है, बेला, कार्लिसले ने कहा। मैंने चार्ली की प्रतिक्रिया के बारे में सोचा जब वो आज सुबह उठा। अगर पिछले हफ्ते हैरी के खोने के बाद उसे जो कुछ भी झेलना पड़ा था, और फिर मेरे अकारण गायब होने के बाद भी उसे मेरा बिस्तर खाली मिला होता, चार्ली इससे बेहतर का हकदार था। बस थोड़ा और समय था, ग्रेजुएशन इतना दूर नहीं था। मैंने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं इस पर विचार करूंगा। एडवर्ड शांत हो गया। उसका जबड़ा खुल गया। मुझे शायद तुम्हें घर ले जाना चाहिए, उसने कहा। अब वह ज्यादा शांत था, लेकिन मुझे यहाँ से निकालने की जल्दी में था। बस अगर चार्ली जल्दी उठ जाए तो। मैंने कार्लिसले की ओर देखा। स्नातक होने के बाद मैं अपनी जबान देता हूँ। मैंने गहरी सांस ली, मुस्कुराई और एडवर्ड की ओर मुड़ी। ठीक है, तुम मुझे घर ले जा सकते हो। इससे पहले कि कार्लिसले मुझसे कुछ और वादा कर पाता, एडवर्ड ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। वो मुझे पीछे से ले गया, ताकि मैं यह न देख सकूं कि लिविंग रूम में क्या टूटा हुआ था। घर की ओर यह एक शांत यात्रा थी।
मैं विजयी महसूस कर रहा था और थोड़ा आत्मसंतुष्ट भी। बेशक बहुत डरा हुआ भी था, लेकिन मैंने उस हिस्से के बारे में न सोचने की कोशिश की। शारीरिक या भावनात्मक दर्द के बारे में चिंता करने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया। जब तक मुझे बिल्कुल जरूरी न हो तब तक नहीं। जब हम मेरे घर पहुंचे तो एडवर्ड ने बिना रुके कहा। वो आधे सेकंड में दीवार फांदकर मेरी खिड़की से बाहर निकल गया। फिर उसने मेरी बाहों को अपनी गर्दन के इर्द गिर्द खींचा और मुझे बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे लगा कि मुझे उसके मन की बात का पूरा अंदाजा है, लेकिन उसके हाव भाव ने मुझे चौंका दिया। गुस्से के बजाय वह गणना करने वाला था। वह मेरे अंधेरे कमरे में चुपचाप इधर उधर टहलता रहा, जबकि मैं बढ़ते संदेह के साथ उसे देखता रहा। मैंने उससे कहा, आप जो भी योजना बना रहे हैं वो काम नहीं करेगी। शश, मैं सोच रहा हूँ। उफ, मैंने कराहते हुए खुद को बिस्तर पर वापस फेंक दिया और रजाई को अपने सिर पर खींच लिया। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन अचानक वो वहां आ गया। उसने कवर हैक को पलट दिया ताकि वो मुझे देख सके। वह मेरे बगल में लेटा हुआ था। उसका हाथ मेरे गाल से मेरे बालों को हटाने के लिए बढ़ा। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो, मैं चाहता हूँ कि तुम अपना चेहरा न छिपाओ। मैं जब तक जी सकता हूँ इसके बिना रह चुका हूँ। अब मुझे कुछ बताओ। क्या? मैंने अनिच्छा से पूछा। यदि आपको दुनिया में कुछ भी मिल सकता तो वह क्या होगा? मैं अपनी आंखों में संदेह महसूस कर सकता था। तुम? उसने अधीरता से अपना सिर हिलाया। कुछ ऐसा जो आपके पास पहले से न हो। मुझे यकीन नहीं था कि वो मुझे किस ओर ले जाना चाह रहा था, इसलिए मैंने जवाब देने से पहले ध्यान से सोचा। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आया जो सच भी था और शायद असंभव भी। मैं चाहता हूँ कार्लिसले को ऐसा न करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बदल दो। मैंने उसकी प्रतिक्रिया को सावधानी से देखा। मुझे उम्मीद थी कि उसके घर पर जो गुस्सा मैंने देखा था वो और भी बढ़ जाएगा। मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। वह अभी भी गणनापूर्ण, विचारशील था। इसके बदले आप क्या देने को तैयार होंगे? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मैं उसके शांत चेहरे को देखकर दंग रह गया और कुछ सोच पाने से पहले ही उसने जवाब बोल दिया। कुछ भी। वह मंद मंद मुस्कुराया और फिर अपने होठों को सिकुड़ते हुए बोला, 5 साल। मेरे चेहरे पर कहीं निराशा और कहीं भय के बीच का भाव उभर आया। तुमने कुछ भी कहा, उसने मुझे याद दिलाया। हाँ, लेकिन तुम इस समय का उपयोग इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने में करोगे। मुझे लोहा गर्म रहते ही वार करना होगा। इसके अलावा ये कम से कम मेरे लिए तो इंसान होने के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए इसके अलावा कुछ भी करो। वह भौचक्का होकर बोला, 3 साल। नहीं, क्या यह आपके लिए कुछ भी मूल्यवान नहीं है? मैंने सोचा कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। मैंने सोचा कि बेहतर होगा कि मैं पोकर फेस बनाए रखूं और उसे यह न बताऊं कि यह कितना ज़रूरी है। इससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा होगा। 6 महीने। उसने आंखें घुमाई। काफ़ी अच्छा नहीं। तो फिर 1 साल। मैंने कहा, यह मेरी सीमा है। कम से कम मुझे 2 तो दो। बिल्कुल नहीं, 19 साल की उम्र ही ठीक रहेगी। लेकिन मैं 20 साल के आसपास भी नहीं जाऊंगा। अगर तुम हमेशा किशोरावस्था में ही रहना चाहते हो तो मैं भी यही करूंगा। उसने 1 मिनट सोचा। ठीक है, समय सीमा को भूल जाओ। अगर तुम चाहते हो कि मैं ही वो व्यक्ति बनूं तो तुम्हें बस एक शर्त पूरी करनी होगी। हालत। मेरी आवाज रुक गई। क्या हालत है? उसकी आंखें सतर्क थीं और वह धीरे से बोला, पहले मुझसे शादी करो। मैं उसकी ओर देखती रही, प्रतीक्षा करती रही। ठीक है, पंच लाइन क्या है? उसने आह भरी। तुम मेरे अहंकार को ठेस पहुंचा रही हो, बेला। मैंने अभी अभी तुम्हें प्रपोज किया है और तुम्हें लगता है कि यह एक मजाक है। एडवर्ड, कृपया गंभीर हो जाओ। मैं 100% गंभीर हूँ। उसने मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई हास्य का भाव नहीं था। ओह, चलो, मैंने कहा, मेरी आवाज में उन्माद की धार थी। मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। खैर, मैं लगभग 110 साल का हो गया हूँ। अब समय आ गया है कि मैं शांत हो जाऊं।
मैंने अंधेरी खिड़की से बाहर देखा और घबराहट को नियंत्रित करने की कोशिश की, इससे पहले कि वह मेरी पोल खोल दे। देखिए, शादी मेरी प्राथमिकताओं की सूची में उतनी ऊपर नहीं है, आप जानते हैं। ये रेनी और चार्ली के लिए मौत का चुंबन जैसा था। शब्दों का दिलचस्प चयन। आप जानते हैं कि मेरा क्या मतलब है। उसने गहरी सांस ली। कृपया मुझे यह मत कहो कि तुम प्रतिबद्धता से डरते हो। उसकी आवाज में अविश्वास था और मैं समझ गया कि उसका क्या मतलब था। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने टालते हुए कहा। मुझे रेनी से डर लगता है। 30 साल की उम्र से पहले शादी करने के बारे में उसकी कुछ बहुत ही तीखी राय है। क्योंकि वह चाहती है कि तुम हमेशा के लिए शादी कर लेने वाले शापित लोगों में से एक बन जाओ। वह उदास होकर हंसा। तुम्हें लगता है कि तुम मजाक कर रहे हो बेला। अगर तुम वैवाहिक मिलन और पिशाच के रूप में अनंत काल तक अपनी आत्मा का आदान प्रदान करने के बीच प्रतिबद्धता के स्तर की तुलना करो। उसने अपना सिर हिलाया। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हो तो ठीक है, मैंने बीच में टोका। अगर मैंने ऐसा किया तो क्या होगा? अगर मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे अभी वेगास ले चलो तो क्या होगा? क्या मैं 3 दिन में पिशाच बन जाऊंगा? वह मुस्कुराया, उसके दांत अंधेरे में चमक रहे थे। जरूर, उसने मेरी बात को झूठा साबित करते हुए कहा। मैं अपनी कार ले लूंगा। अरे, मैंने बुदबुदाया, मैं तुम्हें 18 महीने दूंगा। कोई सौदा नहीं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये स्थिति पसंद है। ठीक है, जब मैं स्नातक हो जाऊंगा तो मैं कार्लिसले से यह काम करवाऊंगा। यदि तुम सचमुच यही चाहते हो। उसने कंधे उचकाए और उसकी मुस्कान बिल्कुल दिव्य हो गई। तुम असंभव हो, मैंने कराहते हुए कहा। एक राक्षस। वह हंसा। क्या इसलिए तुम मुझसे शादी नहीं करोगी? मैं फिर कराह उठा। वह मेरी ओर झुका, उसकी रात जैसी काली आंखें पिघल गईं और सुलगने लगी और मेरी एकाग्रता टूट गई। प्लीज, बेला। उसने सांस ली। मैं एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। जब मैं होश में आया तो मैंने अपने अचानक धुंधले हो चुके दिमाग को साफ करने की कोशिश करते हुए तेजी से अपना सिर हिलाया। क्या ये बेहतर होता अगर मेरे पास अंगूठी पाने का समय होता? नहीं, कोई रिंग नहीं। मैंने लगभग नाक सिकोड़ते हुए कहा। अब तुमने ये कर दिया है, वह फुसफुसाया। उफ, चार्ली उठ रहा है, बेहतर होगा कि मैं चला जाऊं, एडवर्ड ने हार मानते हुए कहा। मेरे दिल ने धड़कना बंद कर दिया। उसने एक पल के लिए मेरे हाव भाव को समझा। तो क्या मेरा आपकी कोठरी में छिपना बचपना होगा? नहीं, मैंने उत्सुकता से फुसफुसाते हुए कहा। रुको, कृपया। एडवर्ड मुस्कुराया और गायब हो गया। मैं अंधेरे में उबल रहा था क्योंकि मैं चार्ली के मेरे पास आने का इंतजार कर रहा था। एडवर्ड को ठीक से पता था कि वह क्या कर रहा था और मैं शर्त लगाने को तैयार था कि सभी घायल आश्चर्य उसकी चाल का हिस्सा थे। बेशक, मेरे पास अभी भी कार्लिसले विकल्प था, लेकिन अब जब मुझे पता था कि एडवर्ड खुद मुझे बदल सकता है, तो मैं इसे बहुत चाहता था। वो बहुत धोखेबाज था। मेरा दरवाजा टूटकर खुल गया। सुप्रभात, पिताजी। ओह, हे, बेला। पकड़े जाने पर वह शर्मिंदा लग रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम जाग रही हो। हाँ, मैं बस तुम्हारे जागने का इंतजार कर रहा था ताकि मैं नहा सकूं। मैंने उठना शुरू किया। रुको, चार्ली ने लाइट जलाते हुए कहा। अचानक आई चमक में मेरी पलकें झपक गईं और मैंने सावधानी से अपनी आंखें अलमारी से दूर रखीं। चलो पहले 1 मिनट बात करते हैं। मैं अपने चेहरे पर बने भावों को नियंत्रित नहीं कर सका। मैं एलिस से कोई अच्छा बहाना पूछना भूल गया था। तुम्हें पता है कि तुम मुसीबत में हो। हाँ, मुझे पता है। पिछले 3 दिनों में मैं लगभग पागल हो गया था। मैं हैरी के अंतिम संस्कार से घर आया और तुम चले गए। जेकब मुझे केवल इतना बता सका कि तुम एलिस कलन के साथ भाग गई हो और उसे लगा कि तुम मुसीबत में हो। तुमने मुझे कोई नंबर नहीं छोड़ा और तुमने फ़ोन भी नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि तुम कहाँ हो या कब या तुम वापस आ रही हो या नहीं। क्या तुम्हें पता है कि कैसे? वह वाक्य पूरा नहीं कर सका। उसने एक तेज सांस ली और आगे बढ़ गया। क्या तुम मुझे एक कारण बता सकते हो कि मैं तुम्हें अभी जैक्सनविले क्यों न भेज दूं? मेरी आंखें सिकुड़ गईं।
तो ये धमकियां थीं, है न? उस खेल में 2 लोग खेल सकते थे। मैं उठकर बैठ गया। मेरे चारों ओर रजाई खींचते हुए कहा, क्योंकि मैं नहीं जाऊंगा। अब बस 1 मिनट। युवा महिला। देखिए पापा, मैं अपने किए की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और आपको अधिकार है कि आप जब तक चाहें मुझे घर से निकाल सकते हैं। मैं तब तक सारे काम, कपड़े धोना और बर्तन साफ करूंगा जब तक आपको नहीं लगता कि मैंने अपना सबक सीख लिया है। और मुझे लगता है कि अगर आप मुझे घर से निकालना चाहते हैं तो यह आपके अधिकार में है, लेकिन इससे मैं फ्लोरिडा नहीं जा पाऊंगा। उसका चेहरा लाल हो गया। जवाब देने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें लीं। क्या आप बताना चाहेंगे कि आप कहाँ थे? ओह, बकवास। वहाँ एक आपातकाल था। मेरे शानदार स्पष्टीकरण की उम्मीद में उसने अपनी भौहें उठाईं। मैंने अपने गालों में हवा भरी और फिर जोर से उसे बाहर निकाल दिया। मुझे नहीं पता कि आपको क्या बताऊं, पापा। यह मुख्य रूप से एक गलतफहमी थी। उसने कहा। ये हाथ से निकल गया। वह अविश्वासपूर्ण भाव से प्रतीक्षा करता रहा। देखो, एलिस ने रोज़ली को मेरे चट्टान से कूदने के बारे में बताया था। मैं इस बात को सच साबित करने के लिए बेचैनी से संघर्ष कर रहा था, ताकि इसे यथासंभव सत्य के करीब रख सकूं, ताकि झूठ बोलने में मेरी असमर्थता बहाने को कमजोर न कर दे। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे कुछ कह पाता, चार्ली के हाव भाव ने मुझे याद दिलाया कि वह चट्टान के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। बहुत बड़ी उफ, जैसे कि मैं पहले से ही टोस्ट नहीं था। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया, मैंने घुटते हुए कहा। ये कुछ भी नहीं था, बस मस्ती कर रहा था, जैक के साथ तैर रहा था। वैसे भी, रोज़ली ने एडवर्ड को बताया और वह परेशान था। उसने गलती से ऐसा कहा कि मैं खुद को मारने की कोशिश कर रहा था या कुछ और। वो अपने फ़ोन का जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए एलिस ने मुझे में खींच लिया ताकि व्यक्तिगत रूप से समझा सकूं। मैंने कंधे उचका दिए, इस उम्मीद में कि वह मेरी गलती से इतना विचलित न हो जाए कि वह मेरे द्वारा दिए गए शानदार स्पष्टीकरण को न सुन पाए। चार्ली का चेहरा जम गया था। क्या तुम खुद को मारने की कोशिश कर रही थी? बेला, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस जैक के साथ मस्ती कर रहा हूँ। चट्टान पर गोते लगा रहा हूँ। लापुश के बच्चे हमेशा ऐसा करते हैं। जैसा मैंने कहा, कुछ नहीं। चार्ली का चेहरा गुस्से से जम गया और गर्म हो गया। एडवर्ड कलन से उसका क्या लेना देना है? वह चिल्लाया। इतने समय तक उसने तुम्हें बिना कुछ कहे यूं ही लटकाए रखा। मैंने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक और गलतफहमी। उसका चेहरा फिर लाल हो गया। तो क्या वह वापस आ गया है? मुझे ठीक से पता नहीं है कि योजना क्या है। मुझे लगता है कि सभी योजनाएं ऐसी ही हैं। उसने अपना सिर हिलाया, उसके माथे की नसें धड़क रही थीं। मैं चाहता हूं कि तुम उससे दूर रहो, बेला। मुझे उस पर भरोसा नहीं है। वह तुम्हारे लिए बहुत बुरा है। मैं उसे फिर से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करने दूंगा। ठीक है, मैंने रूखे स्वर में कहा। चार्ली अपनी एड़ियों पर वापस आ गया। ओह, वो 1 सेकंड के लिए उछला, आश्चर्य में जोर से सांस छोड़ते हुए। मुझे लगा कि तुम मुश्किल होने जा रहे हो। हाँ, मैं हूँ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। मेरा मतलब था, ठीक है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। उसकी आंखें उभर आईं, उसका चेहरा पीला पड़ गया। मेरा संकल्प डगमगा गया क्योंकि मुझे उसके स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। वो हैरी से कम उम्र का नहीं था। पिताजी, मैं यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहती, मैंने नर्म लहजे में कहा। मैं आपसे प्यार करती हूँ। मुझे पता है कि आप चिंतित हैं, लेकिन आपको इस मामले में मुझ पर भरोसा करना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं तो आपको एडवर्ड के साथ नरमी बरतनी होगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ रहूं या नहीं? यह उचित नहीं है, बेला। तुम जानती हो कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रहो। तो एडवर्ड के साथ अच्छा व्यवहार करो, क्योंकि वह भी वहीं होगा जहाँ मैं हूँ। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा। मेरी अंतर्दृष्टि का विश्वास अभी भी मजबूत था। मेरी छत के नीचे नहीं, चार्ली ने गुस्से में कहा। मैंने गहरी सांस ली। देखो, मैं तुम्हें आज रात कोई और अल्टीमेटम नहीं दूंगा या मेरा अनुमान है कि यह आज सुबह होगा। बस कुछ दिनों तक इसके बारे में सोचो, ठीक है?
लेकिन ध्यान रखो कि एडवर्ड और मैं एक तरह से पैकेज डील हैं। बेला, इस पर विचार करो, मैंने जोर देकर कहा। और जब तुम ऐसा कर रहे हो, तो क्या तुम मुझे कुछ गोपनीयता दे सकते हो? मुझे सचमुच नहाने की जरूरत है। चार्ली का चेहरा अजीब तरह से बैंगनी रंग का था, लेकिन वह दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैंने उसे सीढ़ियों से नीचे तेजी से उतरते हुए सुना। मैंने अपनी रजाई उतार फेंकी और एडवर्ड पहले से ही वहां मौजूद था, रॉकिंग कुर्सी पर बैठा हुआ, जैसे कि वह पूरी बातचीत के दौरान वहां मौजूद था। इसके लिए मुझे क्षमा करें, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा नहीं है कि मैं इससे भी बदतर स्थिति का हकदार नहीं हूँ, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। मेरे बारे में चार्ली से कोई बात शुरू मत करो, प्लीज़। इस बारे में चिंता मत करो। मैंने अपने बाथरूम के सामान और साफ कपड़ों का एक सेट इकट्ठा करते हुए सांस ली। मैं उतना ही शुरू करूंगा जितना ज़रूरी है और उससे ज़्यादा नहीं। या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है? मैंने झूठी चिंता से अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। क्या आप पिशाचों से भरे घर में रहना चाहेंगे? मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए शायद यही सबसे सुरक्षित जगह है। इसके अलावा, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर चार्ली मुझे बाहर निकाल देता है, तो ग्रेजुएशन की डेडलाइन की कोई ज़रूरत नहीं है न? उसका जबड़ा कस गया। अनंत नरक की सजा के लिए बहुत उत्सुक हूँ, उसने बुदबुदाया। तुम्हें पता है कि तुम सचमुच इस बात पर विश्वास नहीं करते। ओह, क्या मैं नहीं? वह गुस्से से बोला। नहीं, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। वह मेरी ओर गुस्से से देखने लगा और बोलने लगा, लेकिन मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। अगर तुम सच में मानते थे कि तुमने अपनी आत्मा खो दी है, तो जब मैं तुम्हें वोल्टेरा में पाता, तो तुम तुरंत समझ जाते कि क्या हो रहा है, बजाय इसके कि तुम सोचते कि हम दोनों एक साथ मर चुके हैं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कहा अद्भुत। कार्लिसले सही था, मैंने उसे याद दिलाया, विजयी भाव से। आखिरकार, तुम में आशा है। एक बार तो एडवर्ड अवाक रह गया। तो चलो हम दोनों ही आशावान रहें, ठीक है? मैंने सुझाव दिया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम रुकोगी, तो मुझे स्वर्ग की जरूरत नहीं है। वह धीरे से उठा और मेरे चेहरे के दोनों ओर हाथ रखकर मेरी आंखों में देखने लगा। हमेशा के लिए, उसने कसम खाई, अभी भी थोड़ा लड़खड़ाता हुआ। मैं बस इतना ही मांग रही हूँ, मैंने कहा और अपने पैरों के बल खड़ी हो गई ताकि मैं अपने होंठ उसके होंठों से सटा सकूं।